हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 21, जिसमें आज हम सभी लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको समास के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए हम समास के बारे में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। परस्पर संबंध यानी आपस में संबंध रखने वाले, रिलेशन बनाने वाले शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में संबंध बनाते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं, तो उन शब्दों के मिलाने से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें ही हम समास कहते हैं। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं, घुड़दौड़ और रसोई घर। इसमें आप देख सकते हैं घुड़ और दौड़, ये दो शब्द आपस में मिले हैं जिसका अर्थ है घोड़ों की दौड़। और रसोई घर, रसोई घर में भी रसोई और घर, ये दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द को बनाया है। रसोई घर का अर्थ होगा रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार समास प्रक्रिया द्वारा बने नवीन शब्दों को, यानी जब ये दो इस तरह से समास में जब दो शब्दों को आपस में जोड़कर एक नए शब्द को बनाया जाता है, तो जो वो नया शब्द बनते हैं उनको समस्त पद कहा जाता है। यानी यहाँ पे रसोई और घर ये दो शब्द है, तो जब ये दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर रसोई घर शब्द बना दिया गया, तो ये शब्द जो है समस्त पद कहलाएंगे। और समस्त पद का विग्रह करके उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में जोड़ करके समस्त पद बन जाते हैं, तो उन दोनों शब्दों को विग्रह मतलब फिर से अलग अलग करके पहले जैसे थे वैसे ही बना देने पर जो प्रक्रिया होती, मतलब जो उन शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती, जो कार्य होता है, उसको ही समास विग्रह कहते हैं। यानी शब्दों को अलग अलग करना कहते हैं। और समस्त पद में प्रायः दो पद होते हैं। यानी जो समस्त पद होते हैं, जब उन दो शब्दों को जब आपस में मिला करके नए शब्द को बनाया जाता है, तो जब वो समस्त पद कहलाते हैं, तो ऐसे में उसमें दो पद यानी दो शब्द होते हैं। इनमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी जो दो शब्दों को हम आपस में समास द्वारा जोड़ते हैं, उनको मिलाते हैं, तो उसमें जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद में विग्रह की अपेक्षा संक्षेप रहता है। यानी विग्रह का अर्थ होता है दो शब्दों को आपस में अलग अलग करना, और समस्त पद का अर्थ होता है दो शब्दों को आपस में जोड़ना। तो यानी समस्त पद का अर्थ होता है वो संक्षिप्त कर देना, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ करके छोटा कर देना। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये है, आप देख लीजिए यहाँ पे पूर्व पद यानी पहला शब्द प्लस उत्तर पद यानी दूसरा शब्द, तो इन दोनों शब्दों को मिला के समस्त पद बनेगा। जो नए शब्द आपस में जुड़ेंगे तो उनको समस्त पद कहते हैं। तो समास प्रक्रिया में उत्तर पद एवं पूर्व पद को मिलाने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे समास प्रक्रिया में उत्तर पद एवं पूर्व पद को मिलाने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। अर्थात जब हम पहले शब्द और दूसरे शब्द, पहला शब्द यानी उत्तर पद और दूसरा शब्द यानी पूर्व पद को आपस में जब मिला देते हैं, तो वो जब समास बन जाता है, यानी समस्त पद जब बन जाता है, तो ऐसी दशा में उत्तर पद और पूर्व पद के शब्दों में विभक्ति यानी मात्राओं का लोप हो जाता है। मतलब ये मात्राएं खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घुड़दौड़ एक समस्त पद है, यानी समास के बाद बना हुआ शब्द है। रसोई घर ये दोनों शब्द हैं, तो इसमें पहला पद यानी पूर्व पद है घुड़, जिसका अर्थ होता है घोड़ा, और दूसरा शब्द है दौड़। तो इस तरह से घुड़दौड़ यानी घोड़ा दौड़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे घुड़दौड़ शब्द बना है, जिसमें घोड़ा में से आ की मात्रा जो है इसका लोप हो गया, यानी विभक्ति का लोप हो गया। मात्रा, विभक्ति का अर्थ मतलब होता है मात्रा। और दूसरा शब्द है रसोई घर, तो इसमें तो कोई मात्रा का लोप नहीं हुआ, लेकिन समस्त पद बना है रसोई घर। तो घुड़दौड़ शब्द को जब हम समास विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा घोड़ों की दौड़। और रसोई घर का जब हम समास विग्रह करेंगे यानी इनको अलग अलग करेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो इस तरह से जो है जब दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो वो समस्त पद बनते हैं, और वो दो शब्द में पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है, दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। और फिर समास को जब हम विग्रह करते हैं तो वो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट है समास के भेद। तो समास के निम्नलिखित चार भेद माने जाते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास,
तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो ये 4 जो है समास के भेद हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जब समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जिस समास में दूसरा शब्द मेन होता है, मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास के पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नाम होता है। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, यानी जो दूसरा शब्द होता है, वही मेन होता है। और तत्पुरुष समास बनाते समय कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, उन्हीं कारकों के आधार पे जो है तत्पुरुष समास बनते हैं। तो इसमें जो है 6 जो कारक होते हैं, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन्हीं 6 कारकों को लेकर तत्पुरुष समास की रचना की गई है। तो जब कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है, जब समस्त पद बन जाता है, यानी उत्तर पद और पूर्व पद जब आपस में मिलते हैं, तो इसमें विभक्तियों का यानी कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। और समास में पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नाम भी हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार है उसको हम देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। अर्थात कर्म तत्पुरुष में कर्म का जो चिन्ह होता है, जो विभक्ति होता है को, उसी का लोप हो जाएगा, वो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। और करण तत्पुरुष में जो है इसका जो विभक्ति होता है से के द्वारा इसका लोप हो जाएगा। और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो इसका लोप हो जाता है। और अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और संबंध तत्पुरुष में का, की, रे, रा, री, रे, ना, नी, ने, इन शब्दों का, इन विभक्तियों का लोप होता है। और अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप होता है। तो जिस विभक्ति का लोप होता है उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जब समस्त पद के बीच में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है तो समस्त पद कर्म तत्पुरुष कहलाता है। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि जब पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद यानी पहला शब्द, उत्तर पद यानी दूसरे शब्द को मिला करके जब समस्त पद बन जाते हैं, तो ऐसी दशा में कर्म कारक जो होता है उसकी विभक्ति होती है को, इसका लोप हो जाता है। तो वो जो समस्त पद होते हैं वे कर्म तत्पुरुष कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है परलोक गमन, यश प्राप्त, ग्रामगत, शरणागत, पद प्राप्त, स्वर्ग गमन। तो परलोक गमन ये समस्त पद है, इसका पूर्व पद होगा परलोक, उत्तर पद होगा गमन। अब इसका समास विग्रह हो जाएगा परलोक को गमन। तो इसमें आप देख सकते हैं को जो है कर्म का सिंबल है, यानी इसका विभक्ति चिन्ह है। तो इसमें जब इसका हम समस्त पद बना देंगे तो ये को जो है कर्म कारक का जो विभक्ति है ये लोप हो जाएगा इसका, और शब्द हो जाएगा परलोक गमन। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब दूसरा है यश प्राप्त। ये समस्त पद में पूर्व पद है यश और उत्तर पद है प्राप्त। इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं को जो है कर्म का विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे इसका समस्त पद होगा यश प्राप्त, जिसमें को विभक्ति का लोप हो गया है। दूसरा है ग्रामगत। तो ग्राम पूर्व पद है और गत जो है उत्तर पद है, गत का अर्थ होता है गया हुआ। इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गत यानी गया हुआ। तो यहाँ पे को का लोप होकर के शब्द बन गया, समस्त पद बन गया ग्रामगत। अब नेक्स्ट शब्द है शरणागत। इसमें शरण पूर्व पद है यानी पहला शब्द है, और आगत जो है दूसरा शब्द यानी उत्तर पद है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। तो इस तरह से इसका समास विग्रह होगा शरण को आया हुआ यानी आगत। तो इसमें को का लोप होकर के समस्त पद बनेगा शरणागत। तो ये भी कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है पद प्राप्त। इसमें पूर्व पद यानी पहला शब्द है पद और दूसरा शब्द है उत्तर पद यानी प्राप्त। दूसरा शब्द यानी उत्तर पद है प्राप्त। तो इस तरह से समास विग्रह होगा पद को प्राप्त। तो इसमें को विभक्ति का लोप करके पद प्राप्त समस्त पद बन गया। और दूसरा इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्वर्ग गमन। तो स्वर्ग गमन शब्द का
जो है पूर्व पद है स्वर्ग, उत्तर पद है गमन। इसका समास विग्रह होगा स्वर्ग को गमन, और इसका समस्त पद बन जाएगा को विग्रह का लोप हो जाएगा स्वर्ग गमन। अब इसमें जो कर्म तत्पुरुष होता है, इसमें जब पूर्व पद यानी पहले शब्द, उत्तर पद यानी दूसरे शब्द को आपस में जब मिलाया जाता है तो कर्म तत्पुरुष का को जो विभक्ति होता है, को विभक्ति चिन्ह होता है, इसका लोप हो जाता है। तो उस समस्त पद बने हुए शब्दों को ही कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें फिर से को जो है, को शब्द जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो है तत्पुरुष समास का नेक्स्ट जो एक प्रकार है करण तत्पुरुष, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। करण तत्पुरुष जब समस्त पद के बीच से करण कारक की विभक्ति से या फिर के द्वारा का लोप हो जाता है तो वो करण तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से समस्त पद बनता है तो उसके बीच में से या फिर के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो समस्त पद जब बन जाता है तो वही करण तत्पुरुष कहलाते हैं। तो करण कारक का विभक्ति है से और के द्वारा। तो जब उसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह कर देंगे समस्त पद करण तत्पुरुष समस्त पद का, तो उसमें से या फिर के द्वारा शब्द फिर से वो विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। समस्त पद है मुंह मांगा, शक्ति संपन्न, रेखांकित, गुरुदत्त, तुलसीकृत, धनहीन। तो मुंह मांगा समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला शब्द है मुंह, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है मांगा। तो इस तरह से इन दो पूर्व पदों को आपस में मिलाने से समस्त पद हो जाएगा मुंह मांगा। और इसका हम जब विग्रह करेंगे यानी इन शब्दों को अलग अलग करेंगे, समस्त पद से हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें शब्द बनेगा मुंह से मांगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं से विभक्ति आया है, से विभक्ति चिन्ह आया है। तो ये जो है करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है। इस तरह से ये करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब इसमें नेक्स्ट है शक्ति संपन्न। इसका पूर्व पद शक्ति है, उत्तर पद संपन्न है। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाने समस्त पद बन गया शक्ति संपन्न। और इसका विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर शब्द होगा शक्ति से संपन्न। तो इसमें से शब्द भी करण तत्पुरुष का है यानी करण कारक का है। इस तरह से करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है रेखांकित। तो इसमें पूर्व पद है रेखा और उत्तर पद है अंकित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों शब्दों को आपस मिलाने से रेखांकित शब्द बना है जिसका समास विग्रह होगा रेखा से अंकित। तो से करण कारक का विभक्ति है। तो इस तरह से एक करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब नेक्स्ट है गुरुदत्त। तो इसमें पूर्व पद गुरु है, उत्तर पद है दत्त, जिसमें गुरुदत्त शब्द बनेगा। दोनों शब्दों को आपस में मिला के समस्त पद होगा गुरुदत्त। इसका समास विग्रह होगा गुरु द्वारा दत्त, यानी दत्त का अर्थ होता है दिया हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं से और के द्वारा ये दोनों जो है विभक्ति चिन्ह करण कारक के हैं। तो ये शब्द जो हो जाएंगे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब तुलसीकृत नेक्स्ट शब्द है जिसमें तुलसी पूर्व पद यानी पहला शब्द है, कृत उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। तो तुलसी कृत ये दोनों शब्द आपस में मिलके तुलसी कृत हो जाएंगे। तो इसमें तुलसी कृत का समास विग्रह होगा तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं से और के द्वारा करण तत्पुरुष के कारक यानी करण कारक के चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। तो ये करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट है धनहीन। तो इसमें धन पूर्व पद यानी पहला शब्द है और हीन उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। तो इसका जो है समस्त पद बन जाएगा धनहीन। इसका समास विग्रह होगा धन से हीन। तो से करण कारक का विभक्ति है। इस तरह से करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अर्थात करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता से और के द्वारा। तो जब हम तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के प्रकार में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास इन्हीं कारकों के आधार पर ही बने हैं। तो करण तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहले शब्द और दूसरे शब्द को आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच में से या फिर के द्वारा करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो करके जो समस्त पद बनता है तो वही करण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। लेकिन जब हम उन समस्त पदों का फिर से समास विग्रह करेंगे तो वे करण तत्पुरुष के यानी करण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो दोबारा से फिर उस शब्दों में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब समस्त पद के बीच से संप्रदान कारक की विभक्ति
के लिए का लोप हो जाता है तो वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। यानी संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पे जो कर्ता होता है वो किसी के लिए कोई कार्य करता है। तो यहाँ पे जब दो शब्द जो होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों आपस में मिलकर जब समस्त पद बन जाते हैं तो उनके बीच से जो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए वो लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो वही संप्रदान तत्पुरुष कारक कहलाता है। तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं। इसमें समस्त पद है युद्ध भूमि, देशभक्ति, विद्यालय, हवन सामग्री, रसोई घर, सत्याग्रह, हथकड़ी, गुरु दक्षिणा, यज्ञशाला और क्रीड़ा क्षेत्र। तो ये समस्त पद हैं। तो इसमें पहला जो है युद्ध भूमि, इसका जो है पूर्व पद है युद्ध और उत्तर पद है भूमि। यानी पहला शब्द है युद्ध, दूसरा शब्द है भूमि। तो इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर समस्त पद बन जाएगा युद्ध भूमि। इसका समास विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें आप देख सकते हैं के लिए जो इसमें विभक्ति चिन्ह आया है ये संप्रदान कारक का है, इसीलिए ये उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष कारक यानी संप्रदान तत्पुरुष समास का है। दूसरा है देशभक्ति। इसमें पूर्व पद जो देश है, उत्तर पद भक्ति, इन दोनों शब्दों को मिलाकर समस्त पद बन गया देशभक्ति। इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो के लिए जो है ये संप्रदान कारक का विभक्ति है यानी विभक्ति चिन्ह है। तो इस प्रकार ये उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट है विद्यालय। तो इसमें पूर्व पद विद्या है, उत्तर पद आलय है। इसको आपस में मिलाने से शब्द बनेगा विद्यालय। इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। अब नेक्स्ट है हवन सामग्री। इसमें पूर्व पद यानी पहला शब्द हवन है, उत्तर पद सामग्री है। तो इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाने से समस्त पद बनेगा हवन सामग्री। और इन समस्त पद का विग्रह करने पर शब्द हमको मिलेंगे हवन के लिए सामग्री। तो इसमें के लिए जो है संप्रदान कारक का है विभक्ति चिन्ह। अब नेक्स्ट है रसोई घर। इसका पूर्व पद यानी पहला शब्द रसोई है, उत्तर पद जो है घर है। तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर रसोई घर बन जाएंगे। इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। इसमें के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इस प्रकार ये उदाहरण जो है संप्रदान तत्पुरुष समास के हैं। अब नेक्स्ट है सत्याग्रह। तो इसमें सत्य पूर्व पद है और आग्रह उत्तर पद है। तो इन दो शब्दों को आपस में मिलाने से सत्याग्रह शब्द यानी समस्त पद बन गया। तो इस सत्याग्रह समस्त पद का समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब होता है कहना। तो इस तरह से के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब हथकड़ी शब्द है। तो इसमें पूर्व पद हाथ है, उत्तर पद जो है कड़ी है। तो ये दो शब्द आपस में मिलकर हथकड़ी समस्त पद बन गए। अब इसका जो है विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी यानी समास विग्रह होगा हथकड़ी का हाथ के लिए कड़ी। तो के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा। इस समस्त पद में पूर्व पद गुरु है, उत्तर पद दक्षिणा है। यानी पहला शब्द गुरु, दूसरा शब्द दक्षिणा। तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर गुरु दक्षिणा समस्त पद हो गए। तो गुरु दक्षिणा समस्त पद का विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। अब नेक्स्ट है यज्ञशाला। इसमें यज्ञ पूर्व पद यानी पहला शब्द है, शाला उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर यज्ञशाला समस्त पद का बन गए और इस समस्त पद का विग्रह होगा यज्ञ के लिए शाला। अब इस तरह से के लिए जो है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्र। तो इसमें पूर्व पद है क्रीड़ा और उत्तर पद है क्षेत्र। यानी क्रीड़ा मतलब होता है खेल का, क्षेत्र मतलब होता है स्थान यानी जगह। तो इस तरह से ये दोनों शब्द आपस में मिलकर क्रीड़ा क्षेत्र बन गए। अब इसका समास विग्रह होगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र यानी खेलने के लिए स्थान या जगह। तो इस तरह से आप इस समास विग्रह में देख सकते हैं इन शब्दों के बीच में के लिए लगा है जो कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसलिए ये सभी उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट इसमें प्रकार है समास में तत्पुरुष समास का नेक्स्ट प्रकार है अपादान तत्पुरुष। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जब समस्त पद के बीच में अपादान कारक की विभक्ति से जिसका अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है तो वह अपादान तत्पुरुष कहलाता है। यानी जब दो शब्द होते हैं जो पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर जब समस्त पद बनते हैं तो समस्त पद के बीच में से जब अपादान कारक का लोप हो जाता है जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से जिसका अर्थ होगा अलग होने के अर्थ में तो इसका लोप हो जाएगा। तो ऐसी दशा में जो शब्द समस्त पद बनेंगे वो अपादान तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो इसको एग्जाम्पल में पद है रोग मुक्त, विद्याहीन, धर्म विमुख, ऋण मुक्त, देश निकाला, पथ भ्रष्ट, वृक्ष पतित।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समस्त पद का जब समास विग्रह होगा तो इन सभी के बीच में से जो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का किसी चीज से अलग होना। तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में से शब्द रहेगा ना, से विभक्ति रहेगा। तो इसमें पहला है समस्त पद रोग मुक्त, इसमें पूर्व पद रोग है, उत्तर पद मुक्त, यानी पहला शब्द रोग, दूसरा शब्द मुक्त है। ये दोनों शब्द आपस में मिलकर रोग मुक्त समस्त पद बने। रोग मुक्त समस्त पद का समास विग्रह होगा रोग से मुक्त, यानी रोग से अलग। अब नेक्स्ट समस्त पद है विद्या। विद्या और हीन, ये दो शब्द आपस में मिलकर के विद्याहीन समस्त पद बन गया और इसका समास विग्रह होगा विद्या से हीन, यानी विद्या से अलग, यानी जिसको विद्या ना आती हो। अब नेक्स्ट समस्त पद है धर्म विमुख, इसमें पूर्व पद यानी पहला शब्द है धर्म, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है विमुख। तो इसका समस्त पद बन जाएगा धर्म विमुख, जिसका समास विग्रह होगा धर्म से विमुख, यानी धर्म से अलग। अब नेक्स्ट है ऋण मुक्त, इसमें पूर्व पद ऋण है, उत्तर पद मुक्त है, जिसका समस्त पद बनेगा ऋण मुक्त और समस्त पद ऋण मुक्त का समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। ऋण मतलब होता है कर्ज। अब नेक्स्ट है इसमें देश निकाला, इसमें पूर्व पद यानी पहला शब्द देश है, उत्तर पद है निकाला, यानी दूसरा शब्द है निकाला, तो समस्त पद बन गया देश निकाला। इसका समास विग्रह होगा देश से निकाला, यानी देश से निकाला गया। अब नेक्स्ट है पथ भ्रष्ट, तो पथ मतलब होता है रास्ता, भ्रष्ट मतलब होता है गलत रास्ते पे चलने वाला। तो इस तरह से पूर्व पद इसमें पथ है, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है भ्रष्ट, इसको मिला के शब्द बन गए, समस्त पद हो गया पथ भ्रष्ट, जिसका समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। अब नेक्स्ट शब्द है वृक्ष पतित, इसमें वृक्ष पूर्व पद यानी पहला शब्द है, पतित उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। ये दोनों शब्द आपस में मिलकर वृक्ष पतित शब्द बने, जिसका समास विग्रह होगा वृक्ष से पतित। पतित मतलब टूटा हुआ या फिर अलग हुआ। इस तरह से अपादान तत्पुरुष में पहला शब्द और दूसरा शब्द आपस में जब मिलके समस्त पद बनते हैं तो उनके बीच में जो अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से, उसका लोप हो जाता है। लेकिन उनको जब पुनः हम समास विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह से फिर से उसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट इसमें तत्पुरुष समास का प्रकार है संबंध तत्पुरुष, तो इसको पढ़ लेते हैं। जब समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को आपस में मिला के समस्त पद बनाते हैं तो उनके बीच में से जब संबंध कारक का विभक्ति जो होता है का, की, के, उनका लोप हो जाता है, वे खत्म हो जाते हैं, तो वे संबंध तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। तो इसमें समस्त पद है राजपुत्र नगर निवासी, इसका राजपुत्र का पूर्व पद यानी पहला शब्द है राज, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है पुत्र, तो ये दो शब्द आपस में मिलकर राजपुत्र बन गए। इसका समास विग्रह होगा राजपुत्र का राजा का पुत्र। तो आप देख सकते का जो है ये संबंध कारक का सिंबल यानी विभक्ति है। अब नेक्स्ट है नगर निवासी, इसमें नगर पूर्व पद है और निवासी उत्तर पद, तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर नगर निवासी समस्त पद बन गया। नगर निवासी समस्त पद का समास विग्रह होगा नगर का निवासी। तो इसमें का जो है ये संबंध कारक का इसमें विभक्ति है। अब नेक्स्ट है गंगा तट भूदान आज्ञानुसार देवालय, तो गंगा तट समस्त पद का पूर्व पद जो गंगा है, उत्तर पद तट है, तो गंगा और तट ये दोनों शब्द मिलकर के गंगा तट शब्द बने, जिसका समास विग्रह होगा गंगा का तट। और भूदान, इसमें भू पूर्व पद यानी पहला शब्द, दान उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है, तो ये दोनों शब्द आपस में मिलकर भूदान समस्त पद बनेंगे। तो भूदान समस्त पद का विग्रह होगा, समास विग्रह होगा भू का दान। तो भू मतलब होता है भूमि यानी पृथ्वी। अब नेक्स्ट शब्द है आज्ञानुसार, तो इसमें आज्ञा पूर्व पद यानी पहला शब्द है, अनुसार द्वितीय पद यानी उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। तो इस तरह से दोनों शब्द आपस में मिलकर आज्ञानुसार बनेंगे, जिसका समास विग्रह होगा आज्ञा के अनुसार। अब नेक्स्ट है देवालय, इसमें देव जो है प्रथम पद यानी पूर्व पद है, आलय उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है। तो इस तरह से दोनों शब्द मिलके देवालय शब्द बनेंगे, नहीं समस्त पद हो जाएगा देवालय। इसका समास विग्रह होगा देव का आलय। इस तरह से के, का, की ये संबंध कारक के विभक्ति है। तो इस तरह से सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है तो वह अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे
अर्थात जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से समस्त पद बनता है तो उसमें पूर्व पद और समस्त पद के बीच में से अधिकरण कारक का जो विभक्ति होता है में और पर, इसका लोप हो जाता है, तब समस्त पद बनता है। तो ऐसी दशा में वे अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसमें समस्त पद है। उदाहरण में सिरदर्द, दानवीर, वनवास, कर्म कुशल, ध्यानमग्न, रेलगाड़ी, डिब्बा बंद। तो इसमें सिरदर्द समस्त पद में पूर्व पद सिर है, उत्तर पद दर्द है। इसका मिलाकर के सिर दर्द समस्त पद बनेगा, जिसका समास विग्रह होगा सिर में दर्द। और में जो है ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट है दानवीर। इसमें पहला शब्द पूर्व दान है और उत्तर पद यानी दूसरा शब्द वीर है। तो ये दोनों शब्द मिलकर दानवीर समस्त पद बनेंगे, जिसका समास विग्रह होगा दान में वीर। नेक्स्ट है वनवास। इसमें पूर्व पद वन है, उत्तर पद वास है। तो ये दोनों शब्द मिलकर वनवास समस्त पद बनेंगे। इसका समास विग्रह होगा वन में वास, यानी वन में वास करने वाला, रहने वाला। नेक्स्ट है कर्म कुशल। इसमें कर्म पूर्व पद है और कुशल उत्तर पद है। इस तरह से ये दोनों शब्द मिलकर कर्म कुशल समस्त पद बनेंगे, जिसका समास विग्रह होगा कर्म में कुशल। कर्म यानी काम में कुशल। अब नेक्स्ट है ध्यान मग्न। इसमें ध्यान पूर्व पद यानी पहला शब्द है, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द है मग्न। तो इस दोनों शब्दों को मिला के समस्त पद बनेगा ध्यान मग्न, जिसका समास विग्रह होगा ध्यान में मग्न। अब नेक्स्ट है रेलगाड़ी। इसमें पूर्व पद रेल है, उत्तर पद है गाड़ी। ये दोनों शब्द मिलकर रेलगाड़ी समस्त पद बनेंगे, जिसका समास विग्रह होगा रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। मतलब रेल का अर्थ होता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पे पर और में ये दोनों अधिकरण कारक के विभक्ति है। इस प्रकार ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। नेक्स्ट है डिब्बा बंद। तो इसमें डिब्बा पूर्व पद और बंद उत्तर पद है। दोनों शब्द मिलकर डिब्बा बंद समस्त पद बने, जिसका समास विग्रह होगा डिब्बे में बंद। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हो जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो स्टूडेंट जितना हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा उसको हम कम से कम शब्दों में एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समास। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसके पहले हमने संधि पढ़ी थी। तो संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन आज हम समास पढ़ रहे हैं तो समास जो है दो शब्दों का मेल होता है। और इसमें पहले पद को यानी जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा पद यानी जो दूसरा शब्द होता है, पद का अर्थ होता है शब्द, उसको हम समास की भाषा में उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर समस्त पद बनता है। यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी दशा में उन मिले हुए शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। इस तरह से पूर्व पद यानी पहला शब्द प्लस यानी उत्तर पद, यानी प्लस तो वैसे इसमें समास में प्लस का सिंबल नहीं रहता, वो केवल संधि में रहता, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला पद और उत्तर पद आपस में जब मिलते हैं तो इस तरह से समस्त पद बनता है। अब समास के भेद हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो अब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार इसको हम पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान होता है, मेन होता है, और जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो गौण होता है। और इसमें तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह यानी जो कारक चिन्ह होता है उसका जो विभक्ति होता है वो लोप हो जाता है उसका, और पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप हुआ रहता है उसी कारक के नाम पर, यानी जो जिस कारक की विभक्ति होती है जिसका लोप हुआ रहता है उसी विभक्ति के नाम पर, उसी कारक के नाम पर तत्पुरुष का नाम पड़ता है। तो अब तत्पुरुष समास के जो भेद है उसको देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये कारक के नाम पर इनका नाम पड़ा है। जैसा कि हमने तत्पुरुष समास का जो परिभाषा है उसमें हमने पढ़ लिया है कि तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों या विभक्तियों का लोप होता है। तो पूर्व पद यानी पहले शब्द में जिस विभक्ति का लोप हुआ रहता है तो जिस कारक की वो विभक्ति रहती है उसी के नाम पर तत्पुरुष जो समास का जो भेद होता है उसका नाम पड़ गया है। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, जैसा कि कर्म कारक का विभक्ति को है और करण कारक का विभक्ति से और के द्वारा है, संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए है, अपादान कारक की विभक्ति से है जिसका अलग होने के अर्थ में होता है, और तत्पुरुष संप्रदान का तत्पुरुष कारक का विभक्ति है का की के, अधिकरण कारक का विभक्ति है में और पर। तो इस तरह से ये जो 6 कारक हैं इन्हीं के जो है कि विभक्तियों का इसमें लेकर के तत्पुरुष समास के भेद बनाए गए हैं।
तो कर्म तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद जब आपस से मिलते हैं तो इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें को जो है विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का लगा रहता है। जब उसका समस्त पद बन जाता है तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद जब मिला के समस्त पद बनते हैं तो पूर्व पद में को विभक्ति लगी रहती है, लेकिन जब वो समस्त पद बन जाते हैं तो उसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है, जो कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसीलिए इसका नाम कर्म तत्पुरुष समास पड़ गया है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तो करण कारक का सिंबल है, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह है इसका से और के द्वारा। तो इसमें जब पूर्व पद और उत्तर पद जब आपस में मिलकर समस्त पद बनते हैं तो इसके पूर्व पद में करण कारक का से और के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह लगा होता है। तो समस्त पद बनने पे इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो इसी कारण इसका नाम करण तत्पुरुष समास पड़ा है। अब नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक का इसमें सिंबल या विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो जब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर समस्त पद बनते हैं तो पूर्व पद में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए लगा होता है। तो समस्त पद बनते ही ये के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम संप्रदान तत्पुरुष समास पड़ गया है। नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष। तो अपादान कारक का विभक्ति होता है से, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का किसी चीज से अलग होने के अर्थ में। तो इसमें जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर समस्त पद बनते हैं तो पूर्व पद में से जो विभक्ति चिन्ह होता है अपादान कारक का उसका लोप हो जाता है, इसलिए इसका नाम अपादान तत्पुरुष समास हो गया है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध कारक का इसमें सिंबल या विभक्ति चिन्ह है का की के। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनते हैं तो पूर्व पद के साथ का की के ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं, लेकिन जब वो समस्त पद बनते हैं तो इनका लोप हो जाता है, इसलिए इसका नाम संबंध तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण कारक का इसमें विभक्ति चिन्ह में और पर। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में मिलकर समस्त पद बनते हैं तो पूर्व पद के साथ में और पर ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं, लेकिन समस्त पद बनने पर इनका लोप हो जाता है। तो इस तरह से इनके नाम हो गए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो हिंदी में जो है 8 प्रकार के कारक होते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कर्ता होता है, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन होता है। लेकिन समास में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण से ही समास बनते हैं, कारक और संबोधन से, कर्ता कारक और संबोधन कारक से समास नहीं बनते हैं। वैसे हिंदी में 8 कारक तो होते हैं, लेकिन केवल 6 कारक से ही समास बनते हैं। बाकी पहला कारक जो है कर्ता कारक और अंतिम 8वां कारक जो है संबोधन कारक, इससे समास नहीं बनते हैं। बाकी 6 कारकों से समास बनते हैं, जो कि तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार भी हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में तत्पुरुष समास के उपभेद को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।